बातें कुछ कुछ याद हैं? कल हम लोगों ने कुछ वादे किए थे, एंड पे टिप्स एंड टेक्निक्स पे आके कुछ बातें हमने की थी। क्या ज़रूरी बातें थी? उनमें से कोई सी दो अगर आपको याद हो। ठीक है जी, आपको सब लोगों ने मदद कर दी। मैं तो एक बंदे से पूछा था जी, एक तो रेगुलर आना है, डेली की क्लास डेली अटेंड करनी है, किसी दिन खुद से इसमें ठंड नहीं मचानी। हम लोग 6 दिन नहीं पढ़ेंगे, हमारी 5 दिन क्लास होगी, तो आपको तकलीफ सिर्फ 5 दिन करनी पड़ेगी। और सर ऑनलाइन आपने कहा था फैसिलिटी और लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी मजबूरी में अवेल करें, ठीक है, अगर शदीद मजबूर हैं। लेकिन एक दफ़ा उस पर शिफ्ट हुए, मैं आपको बताऊं, अभी तकरीबन कल जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हुए थे, आज ऊपर उतने ही बच्चे बैठे हुए थे। ऊपर 250 की स्ट्रेंथ का कमरा था, लेकिन वो बच्चे जो कि एडमिशन्स में आपसे डबल थे, वो तादाद में आपसे कम रह गए हैं महीने के अंदर ही, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये वाला काम नहीं करना, और ख़ास तौर पे आपने नहीं करना जो अपने बिगिनिंग फेज़ में है। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, और एट एनी गिवन टाइम ऐसा ना हो कि आप आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग्स पे शिफ्ट हो जाएं। ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और क्या बात थी? जनरली दिन में 1 घंटा कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है अदर देन क्लास। यानी कि घर जाके आपने 1 घंटा लेस देन इक्वल टू 1 घंटा पढ़ना है। लेकिन अगर किसी दिन 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे तो अगले दिन छुट्टी करने का दिल करेगा। तो कम पढ़ें और हर दिन पढ़ें, 1 घंटे से ऊपर वाकई ना पढ़ें। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा खुश्क होता है और कई दफ़ा ज़रा आवाज़ार कर देता है, ऑल्दो आपको लगेगा नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग वे में चले। बट अगेन आपने अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी फोकस करना है, तो इसको घर जाके 1 घंटा देना है। 1 घंटे में अगर आपने आधे टाइम में से पढ़ लिया तो बाकी आधे टाइम में लिखना शुरू कर दें। लिखने वाला काम वैसे तो वीकेंड पे करना है, लेकिन जिस भी दिन आपके पास उस 1 घंटे के अलाउंस में टाइम बचे, फॉर एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया, घर जाके आपने पढ़ा, 5 मिनट में ख़त्म हो गया। अक्सर ऐसा होगा, क्योंकि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझाऊंगा, फिर यहाँ सामने स्लाइड्स होंगी जो आप ही की किताब से निकली हुई होंगी, वही चीज़ मैं आपको स्लाइड्स पे भी समझा रहा हूँ। तो जब आप घर जाके किताब पढ़ेंगे तो किताब में वही लिखा होगा जो सामने स्लाइड्स पे लिखा हुआ था। तो हो सकता है आप 5-10 मिनट बाद कहें कि लो जी आज तो मैंने दोहरा लिया, अब क्या करूँ? तो फिर आपने लिखना है, 1 घंटा इस्तेमाल करना है प्रॉपर तरीके से। और कोई बड़ी ज़रूरी बात कल की हो हमने, वीकली टेस्ट लाजमी देने हैं। वो लोग जो ज़्यादातर इस पेपर में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके पीछे रीज़न यही होती है कि उन्होंने साथ में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती। न्यूमेरिकल में आप क्लास में भी सवाल सॉल्व करते हैं, घर जाके भी सवाल सॉल्व करते हैं, पेपर में भी सवाल सॉल्व करते हैं, एक ही पैटर्न है। बट थ्योरी में क्लास में आप सुनते हैं, घर में आप पढ़ते हैं, और पेपर में आप लिखते हैं। तो वो जो पेपर में लिखने वाली चीज़ है उसकी हैबिट क्लास में डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। तो वीकली बेसिस पे एक टेस्ट लाजमी हुआ करेगा इंशाल्लाह, कि हर हफ्ते, कोई हफ्ता बगैर टेस्ट के हमारी पूरी कोशिश होगी ना गुजरे, अनलेस के बिल्कुल कोई तूफ़ान और कोई सुनामी या कुछ इस तरह के मसलो मसाइल आ जाएँ। अदरवाइज़ हमारी ख्वाहिश यही होगी कि हम हर हफ्ते एक टेस्ट लें, जिस टेस्ट में आपको थोड़े से आसान और थोड़े से मुश्किल दोनों तरह के सवालों की मिक्सिंग करवाई जाए। अगर आपने क्लास के टेस्ट साथ साथ दे लिए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाय द एंड ऑफ सेशन आपने 70 से ज़्यादा सवाल अपने हाथ से लिखे हुए होंगे, क्योंकि इन टेस्टों में इतने सारे सवाल आपके साथ साथ आते रहेंगे। सब्जेक्ट की कितनी ग्रेड्स हैं? 4 ग्रेड्स हैं। एक पहली ग्रेड क्या है? लॉ, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लीगल सिस्टम पाकिस्तान का एक ही चैप्टर है, एक ही ग्रेड है, और 5 नंबर की या सॉर्ट ऑफ ग्रेड है। फिर उसके बाद 2 ग्रेड्स किसी एक लॉ की हैं। वो कौन सा लॉ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसकी 2 ग्रेड्स हैं, एक ग्रेड है 20 से 25 नंबर की और एक है 25 से 30 नंबर की। जो पहली ग्रेड है उसमें 4-5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किताब ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कॉन्ट्रैक्ट बनने तक का जो है वो 2 से 5 के दरमियान है, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद क्या होगा वो 6 से लेकर 10 तक के दरमियान है। फिर 6 से 10 तक अगली वाली ग्रेड है। फिर आ जाते हैं अदर लॉज। आईकेप कहता है कि 35 से 52 नंबर की ग्रेड है। अगर हम एवरेज निकाल के देखें तो मोटी मोटी एवरेज बनती है 45 नंबर। 45 नंबर अदर लॉज में से आएंगे, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर एक ही लॉ के, वो कौन सा है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर 3 चैप्टर्स हैं। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लॉ है, उसके ऊपर 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 और 15। फिर 3 ऐसे चैप्टर्स आते हैं, 4-4 सफ़े के छोटे से चैप्टर्स हैं, जिनमें 2-2 लॉज का हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन है। तो इन 3 चैप्टर्स में 6 लॉज हैं। तो 6 और 2 मिला के ये 8 लॉज हैं, जो कि मिला के आधी वेटेज रखते हैं।
और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला आधी वेटेज रखता है। यूँ समझे आधे लॉज प्लस पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो खुद एक लॉ है, तो वो 9 लॉ एक तरफ और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमारे सिलेबस में टेक्निकली 10 कानून है, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज। हम बिजनेस के लॉज पढ़ रहे होंगे। कल जो हमने बातें की उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हमारे पैटर्न को लेके, हमारा क्या प्लान है, हम कैसे पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन? जी, कुछ लोग वो भी हैं जो ऊपर से आते हैं, उनको आपको पैगाम देना चाहते हैं? ठीक है जी। इंतज़ामिया ने कहा कि कुछ बच्चे ऊपर की क्लास से भी नीचे आ जाते हैं, तो वो ऊपर क्लास लेते रहें। ऊपर वाली क्लास ऊपर लेवल की क्लास है, वो ऊपर की क्लास है, मतलब जो है ना ये नीचे की क्लास है। तो आप अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ क्यों आ रहे हैं? तो खैर, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, तो कुछ बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ साथ तैयार करें। तो एक दफ़ा इंतज़ामिया के साथ जो है वो दोस्ती कर लें, ऐसे जो लोग ऊपर से अगर आए हुए हैं, कि इंतज़ामिया के साथ मिलके पूछ लें कि क्या ये चीज़ अलाउड है। हो सकता है कमरे में कुर्सी या सीटों का मसला हो तो वो आपको मना कर दें, चूँकि बताया गया है कि जितनी कुर्सियाँ हैं उससे ज़्यादा एडमिशन हो चुके हुए हैं, और कॉलेज वाले हर दिन दुआ कर रहे हैं कि बच्चे कुछ एब्सेंट होते रहे, लेकिन स्टिल हम बहुत सारी कुर्सियाँ खाली देख रहे हैं। इसका मतलब है कि एक आध बंदे ने कल ही देख लिया है कि क्लास में कैमरा चल रहा है, और वो जो उसको डर था कि ये खाली फिजिकल क्लास है, वो मुतमईन होके अपने शहर पाकपतन रवाना हो चुका है, और अब वो वहाँ से डेली वीडियो पे हमें देखा करेगा। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फिजिकल क्लास को धक्के से ऑनलाइन बनाना चाह रहे हैं। ये फिजिकल क्लास है, इसका टेस्ट भी फिजिकल है ना। हम जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, उस पर फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल जवाब के लिए भी ऑप्शन होती है, फिर वहाँ पे टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे होते हैं। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, फिजिकली टेस्ट है, फिजिकल क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ताकि आप लोग आएँ क्लास में और क्लास को अटेंड करें। ख़ासतौर पे ये बिगनर सब्जेक्ट है, शुरू वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको मैं हमेशा इनकरेज करूँगा कि आप फिज़िकली आएँ और इस क्लास को अटेंड करें। जी, कोई सवाल कल से रिलेटेड? पढ़ाई शुरू करने के लिए बेकरार? पढ़ाई शुरू करते हैं, अल्लाह खैर करे। ये देखिए, मेरे से पहले जो टीचर होके गए कितनी गंदी राइटिंग थी, पता नहीं क्या मेरी राइटिंग है। मेरी राइटिंग से आपको मोटिवेशन मिलेगी कि अगर इतनी गंदी राइटिंग वाला बंदा जो है वो सीए कर सकता है, तो फिर आप भी कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स दोनों की राइटिंग ख़राब होती है, अनलेस कि वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो। अकाउंटिंग वाले टीचर्स की राइटिंग ज़रा ज़्यादा अच्छी बन जाती है सवाल करा करा के। हमने ज़्यादा बोलना होता है, लिखना कम होता है, तो वो डॉक्टर्स और थ्योरी वाले टीचर्स, इनकी राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा लॉ और 50% वेटेज रखता है। कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा भारी सा वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट। एक लफ्ज़ एग्रीमेंट भी तो होता है, एक लफ्ज़ प्रॉमिस भी तो होता है। एक छोटा सा मशवरा, क्लास के दौरान कोशिश करें कि किताब बंद रहे, क्योंकि अगर तो मैंने चाहता हूं कि आप साथ साथ पढ़ें तो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो आप साथ साथ पढ़ लेंगे। लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टाइम पे आप मुझे सुने, वरना क्या होगा, आप ढूंढ रहे होंगे ये लफ्ज़ किताब में कहाँ लिखा हुआ है, वो किस तरह से एक्सप्लेन्ड है, तो आप मुझे नहीं सुन सकेंगे। तो कोशिश करें क्लास में फोकस के साथ मुझे सुने, घर जाके आप लोग किताब से पढ़ें, और किताब में लिखे हुए जितने भी अक्षर हैं वो मैं सामने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, तो आपको वो परेशानी भी नहीं होगी कि पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया, कहाँ से पढ़ा दिया, तो मैं आपको दिखा दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक दफ़ा आपने थोड़ा सा सुनना है, समझना है कि बात क्या हो रही है। मैंने कहा एक लफ्ज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक लफ्ज़ होता है प्रॉमिस, और एक लफ्ज़ होता है एग्रीमेंट। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। तो एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? जोर का मुआहदा। प्रॉमिस का मतलब है वादा, एग्रीमेंट का मतलब है पक्का वादा। एग्रीमेंट का मतलब है कमर्शियल वादा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि क्या ख्याल है आब्दी साहब की क्लास के बाद समोसे खाने चलें? उसने कहा हाँ खाने चलते हैं। कौन खिलाएगा? उसने कहा जी मैं खिलाऊंगा। एक दोस्त ने दूसरे को ऑफ़र दी कि आब्दी साहब की क्लास के बाद मैं तुम्हें 2 समोसे खिलाने का वादा करता हूँ, और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। इनके दरमियान प्रॉमिस हुआ है। ये कोई बहुत ज़्यादा कमर्शियल मामला नहीं है, ये दोस्तों के दरमियान एक सोशल अरेंजमेंट है। 2 दोस्तों ने मिल के वादा किया हम इकट्ठे पढ़ेंगे, और वो दिन कभी भी नहीं आया।
ठीक है, दो दोस्तों ने वादा किया कि हम इकट्ठे जाके समोसे खाएंगे, दो दोस्तों ने वादा किया हम इकट्ठे जाके एडमिशन लेंगे, हम फौज में इकट्ठे जाएंगे, हम सीए इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे जज्बाती वादे दोस्त एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, या हम इकट्ठे सीए कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला वादा नॉर्मली शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाता, क्योंकि एक ज़रा आगे चला जाता है और एक ज़रा थोड़ा सा रुक जाता है। तो प्रॉमिस का मतलब है इस तरह का वादा जिसमें एक बंदे ने ऑफ़र दी और दूसरे ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रॉमिस क्या है, तो आप कहेंगे भाई ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मिला के प्रॉमिस कहते हैं। एक बंदा अगर दूसरे को ऑफर दे और दूसरा बंदा उसकी ऑफर को मान ले, तो हम कहेंगे दोनों के दरमियान वादा हो गया। एक ने पेशकश की थी, ऑफर इस पेशकश, उसने पेशकश की थी क्या ख्याल है समोसे खाने चलें, दूसरे ने कहा हाँ चलते हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों के दरमियान प्रॉमिस हुआ है, लेकिन ये अभी कोई कमर्शियल प्रॉमिस नहीं है। ये कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है जिसमें कोई रुपए पैसे इन्वॉल्व हो, जिसमें कोई एक बंदा गुड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो दूसरे को, दूसरे ने उसके पैसे देने हो। तो ऐसा वादा जिसमें सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस है, एक सोशल वादा है, समाजी वादा। तो प्रॉमिस को मैं कहूँगा, प्रॉमिस कहते हैं सोशल प्रॉमिस, खाली सोशल प्रॉमिस, समाजी वादा। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि हम खेलने इकट्ठे चलेंगे, उसने कहा हाँ भाई खेलने इकट्ठे चलेंगे, मज़ा आएगा। ये है सोशल प्रॉमिस, खाली प्रॉमिस। प्रॉमिस उसे कहते हैं जब एक बंदा ऑफर दे और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट कर ले। यहाँ तक बात क्लियर? अब एक प्रॉमिस कमर्शियल एग्रीमेंट की शक्ल कब इख्तियार करेगा? जब प्रॉमिस में कोई वजह ऐड हो जाए, प्रॉमिस में ऐड हो जाए कोई कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कहते हैं उस वजह को, उस चीज को जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक टिपिकल एग्जांपल है जो मैं अक्सर आपको दूंगा कि ए ने बी से कहा कि अगर मैं तुम्हें 200 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 केजी आम दोगे? और बी मान गया। तो इधर ए और बी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पीछे कमर्शियल वजह है। ए 200 रुपए देने पे क्यों तैयार हुआ है? ए को क्या चाहिए? 1 किलो आम। और बी 1 किलो आम देने पे क्यों तैयार हुआ है? उसको कुछ चीज चाहिए। कंसिडरेशन वो वजह है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने कॉलेज को 20, 22, 25 हज़ार क्यों दे दिए? क्यों दे दिए? आपको क्लासेस चाहिए थी। तो क्लासेस आपके लिए कंसिडरेशन है, क्लासेस आपके लिए वजह है। कॉलेज आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? हर दिन पढ़ा रहे हैं, क्यों? उनको पैसे मिले। इसका मतलब है कॉलेज इस कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर हुए कि ये एक कमर्शियल चीज़ थी, उनको इसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा था, कंसिडरेशन नज़र आ रही थी, उनको पैसे आते नज़र आ रहे थे। और आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा नज़र आ रहा था, मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन सकूँगा, मैं आईकेएम के इम्तिहान दे सकूँगा। तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, प्रॉमिस में या एग्रीमेंट में एंटर होने की जो वजह है वो है तालीम, और कॉलेज के लिए जो वजह है वो है पैसे। तो इसका मतलब है कि अब ये सादा प्रॉमिस से निकल के एक स्टेप आगे चली गई है बात। अब इस प्रॉमिस में यानी दो दोस्तों ने कहा मिल के खेलेंगे, इसमें कोई ऐसी कमर्शियल वजह नहीं है। मिल के समोसे खाएंगे, कोई कमर्शियल वजह नहीं है। मिल के पढ़ाई करेंगे, कोई कमर्शियल वजह नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मुझे वो किताब ला के दोगे, कमर्शियल वजह आ गई। तो अगर प्रॉमिस में थोड़ी सी कंसिडरेशन ऐड हो जाए, प्रॉमिस में कोई कमर्शियल वजह ऐड हो जाए, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट प्रॉमिस से भारी वर्ड है। प्रॉमिस है वादा, एग्रीमेंट है कमर्शियल वादा। एग्रीमेंट है ऐसा वादा जिसमें दोनों पार्टीज को उससे कोई ना कोई फायदा हो रहा है, जबकि ऊपर वाले में शायद वो एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी में एक वादा कर रहे थे। तो जो सोशल वादा है, समाजी वादा, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हम जिक्र करेंगे एग्रीमेंट का। हम ऐसे वादे का जिक्र करेंगे जिसमें कोई वजह हो। कंसिडरेशन का तर्जुमा वजह भी हो सकता है, मुआवजा भी हो सकता है, बदला भी हो सकता है। वो वजह, वो बदला, वो मुआवजा जिसके लिए आप किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, वो ऐसी वजह ऐड होने से वो सादा प्रॉमिस बदल के बन जाता है एग्रीमेंट। यहाँ तक बात समझ आई? अब एक बंदे ने दूसरे से एग्रीमेंट किया। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा तो तुम मुझे 1 किलो आम दोगे? बी ने कहा हाँ ठीक है। और ए ने 1 किलो आम लिए और 200 रुपये दिए बगैर भाग गया। चूँकि इन बेचारों ने ये वाला वादा करते हुए ना उसकी लिखत पढ़त की थी, ना लोगों को गवाह बनाया था, ना कुछ और किया था। अब बेचारा बी रो रहा है, उसकी आम भी चलेगा और उसको पैसे भी नहीं मिले। तो बी को बड़ा दुख हुआ और बी ने कुछ सियाने लोगों से कहा कि मैंने एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट करके बंदा मुकर गया है, तो ये तो दुनिया में अक्सर लोग अपना वादा तोड़ देते होंगे, इसका हल क्या है? तो अगले बंदे ने चौंक के पूछा क्या मतलब, तुमने एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया था?
तो ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होगा फिर? कोई लीगैलिटी आ जाती होगी, यानी अगर ये बैठ के कुछ स्टाम्प पेपर पे लिखते, कोई साइन शाइन होते, कोई ठप्पे शप्पे लगते, तो इसमें कोई कानूनी ताकत ऐड हो जाती। कल को वो कागज़ उठा के अदालत में जाके कहता कि देखें जी ए नामी चालबाज आदमी, उसके साइन भी मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, मेरे से वादा हुआ था, अब वो वादा वफा नहीं कर रहा, तो अदालत लीगली उस बंदे को बुला के कहेगी कि तुम्हारे ज़िम्मे है, तुमने इसके पैसे देने हैं। इसका मतलब ये है कि जब इस एग्रीमेंट में कानूनी बंधन ऐड कर दिया जाए, इसमें लीगल बाइंडिंग ऐड कर दी जाए, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया जाए कि इसके बाद इसको अदालत में ले जाया जा सके, तो ऐसा वादा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मुआयदे को कहते हैं। वादा लोग तोड़ देते हैं, लेकिन मुआयदा अगर तोड़ेंगे तो उस पर सज़ा मिलेगी, तो उसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर हम एग्रीमेंट में ऐड कर दें लीगल बाइंडिंग, लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगली आपको बाइंड कर सकता हो, आपको मजबूर कर सकता हो, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कहानी शुरू हुई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे डबल क्लिक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग समझ आई? लिखत पढ़त करके या गवाह करके। जो ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें गवाह कर लिए जाते हैं, जो लिख के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें साइन शाइन ठप्पे, गवर्नमेंट का स्टाम्प पेपर, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाती हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लीगल बाइंडिंग समझा? एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक ऐसा प्रॉमिस है जिसमें कंसिडरेशन होती है, जिसमें कोई वजह होती है। तो फिर कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन वो वजह है, वो चीज़ है, वो बेनिफिट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर एक बंदा हासिल करता है। मुझे आप लोगों से 5 एग्जांपल्स चाहिए जिसमें आप बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट और उसमें ये कंसिडरेशन है। कोई एक एग्जांपल आप, मैं खुद से चूज़ करूँगा जी। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई आप कहें कि जी दो बंदों ने आपस में ये तय किया और इसके लिए ये कंसिडरेशन और इसके लिए ये कंसिडरेशन है। बुक शॉप वाले से हमने बॉल पेन लेना, बुक शॉप वाले से हमने बॉल पेन लेना है, तो अब आपके लिए कंसिडरेशन क्या और उसके लिए क्या है? बॉल पेन आपके लिए कंसिडरेशन है, पैसे उसके लिए कंसिडरेशन है। हाँ जी, आपको एग्जांपल देना चाहें? जी जी बिल्कुल। 1 किलो आम लेने, 1 किलो आम लेने, मेरे लिए है। और ठीक है, अब मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरी एग्जांपल रिपीट नहीं करनी, तो भाई ने बड़ी चालाकी से मेरी एग्जांपल वो कर दी कि 1 किलो आम लेने हैं, आम हमारे लिए कंसिडरेशन है, पैसे उस आम फरोश के लिए कंसिडरेशन है। जी, गाड़ी लेनी है, इस दफ़ा आम के बजाय हमने गाड़ी लेनी है, तो जिसने गाड़ी लेनी है उसके लिए गाड़ी कंसिडरेशन है और गाड़ी वाले के लिए पैसे कंसिडरेशन है। हाँ जी, वो भाई पर्पल शर्ट जी। हमने कोई घर खरीदा तो घर एक्वायर करना, घर हमारे लिए कंसिडरेशन है और उसके लिए जो हम पैसे दे रहे हैं वो उनके लिए कंसिडरेशन है जी। हॉस्टल आपने रेंट पे लेना है, तो जो आप रेंट दे रहे हैं वो हॉस्टल के मालिक के लिए कंसिडरेशन है और आपको 1 महीने के लिए रहाइश की जगह प्रोवाइड कर दी उसने, ये आपके लिए कंसिडरेशन है। आप अगर गौर से देखें तो आप सबकी एग्जांपल में एक बंदा चीज़ बेच रहा है और एक बंदा चीज़ खरीद रहा है। कॉमनली दुनिया में यही काम होता है। हाँ, लेकिन आप सब लोगों ने गुड्स बेचे, सर्विसेज भी बेच सकते थे। यानी आप कहते हैं कि हम हेयर ड्रेसर के पास गए और बाल कटवाए, उसने बाल काट के दिए, हमें हमारे बाल कटे हुए मिले या हमें ये सर्विस मिली कि हमारे बाल काटे जाएं, ये हमारे लिए कंसिडरेशन है। उसने पैसे लिए, ये उसके लिए कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब है कि या गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं जिसके अगेंस्ट पैसे मिलते हैं। तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं कि एक बंदा पैसे देता है और दूसरा बंदा कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बार्टर थोड़ा सा कम ही होता है। बार्टर क्या होता है? चीज़ के बदले चीज़। कि एक बंदा दूसरे से कहा अगर मैं तुम्हें 5 किलो आम दूं तो क्या मुझे तुम 5 किलो गंदम दोगे? तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉमनली इसको जहन में नहीं रखते। ज़्यादातर हम देखेंगे कि एक बंदा पैसे दे रहा होगा और एक बंदा कोई ना गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आई? हम ड्रिल डाउन करते जा रहे हैं एक लफ्ज़ को। कंसिडरेशन हमें वजह समझ आ गई। प्रॉमिस कैसे कहते हैं भला? ऑफर और एक्सेप्टेंस को। तो अब 2 नए लफ्ज़ आ गए। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? कबूल कर लेना। ऑफर किसे कहते हैं? पेशकश। कोई चीज़ पेशकश।
पेशकश तो एक वर्ड है, अगर ऑफर, लफ्ज़ ऑफर को आपने उर्दू में समझाना हो, भाई एक बंदे ने दूसरे से कहा अगर मैं तुम्हें 200 रुपये दूँ तो क्या तुम मुझे आम दोगे, ये उसने ऑफ़र की है। अगर बी मानेगा तो एक्सेप्टेंस होगी, बी नहीं मानेगा तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकेगा, ये तो ऑफ़र भी फौत हो गया मामला। सवाल ये कि ये जो ऑफ़र का लफ्ज़ है इसको अगर आपने उर्दू में एक्सप्लेन करना हो, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्जाम्पल जहन में रखनी है। जब ए बी को ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अगर 200 रुपये दूँ तो क्या तुम मुझे 1 किलो आम देने पे तैयार हो, ये पूरी जो कहानी है ये ऑफ़र है। तो उर्दू में क्या कहेंगे, ऑफ़र कैसे कहते हैं जी? ए अपनी कंसिडरेशन पूरी करने के लिए बी को आम देना चाह रहा है। ए अगर एक कंसिडरेशन लेने के लिए अपनी तरफ से कोई चीज़ दूसरे के लिए ऑफ़र कर रहा है, पेश कर रहा है, तो ये ऑफ़र है। यानी कि एक बंदा कोई चीज़ दूसरे से हासिल करने के लिए उसको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, या एक बंदा दूसरे से एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जिस सवाल में वो उससे चाहता है कि वो जवाब दे दे हाँ या ना में। ऑफ़र है ना, ऑफ़र का जवाब यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। और कोई ऑफ़र को एक्सप्लेन करना चाहे? ऑफ़र एक पेशकश को कहते हैं जब एक बंदा दूसरे को इस नीयत से एक जुमला कहता है कि वो चाहता है कि दूसरा बंदा या तो उस जुमले को मान ले या ना माने। जब भी एक बंदा दूसरे को कोई चीज़ पेशकश करता है इस इरादे के साथ कि दूसरा बंदा इसकी बात सुन ले और इनके दरमियान आपस में एक प्रॉमिस बन जाए, तो इस चीज़ को ऑफ़र कहते हैं। ऑफ़र सबसे मुश्किल है, मतलब इसको डिफाइन करना। एक्सेप्टेंस तो बहुत आसान हो जाएगा, जब एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र की और दूसरा बंदा वो ऑफ़र मान जाए तो उस मान जाने को एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ऑफ़र थोड़ा टेक्निकल है, फिर से बताएगा कि उर्दू में मैंने ऑफ़र क्या कहा है जी? अगर समझो दो बंदे हैं, ठीक है, एक गाड़ी बेचना चाह रहा है, वो ठीक। दूसरे को कह रहा है भैया आपने गाड़ी खरीदनी है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो आप क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये ऑफर होगी। ठीक है, ये आपने एग्जांपल दी। अब इसको अगर हमने लिखना हो, अगर कहीं पेपर में कहा जाए ज़रा ऑफ़र को उर्दू में लिखें या ऑफ़र को इंग्लिश में, इंग्लिश ज़बान में लिखें, तो इंग्लिश की तरफ हम बाद में आते हैं। अगर हमें कहा जाएगा बताओ वर्ड ऑफ़र के लुग़वी मतलब क्या है, ठीक है, एक भाई ने वर्ड ख्वाहिश की बात की, अपनी ख्वाहिश का इजहार दूसरे को आप कहें कि अगर तुम मुझे 1 किलो आम दे दो तो मैं भी तैयार हूँ तुम्हें 200 रुपये देने में। जब एक बंदा ये कहता है दूसरे को मैं रेडी हूँ, और बताओ क्या तुम भी रेडी हो, अगर रेडी हो तो आओ तुम और मैं मिलके प्रॉमिस कर लें। यानी इसका मतलब है ऑफ़र देने वाला दोनों चीज़ें बताएगा, अपनी कंसिडरेशन भी उसकी कंसिडरेशन भी। यानी आपने ये नहीं कहा अगर मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा तो तुम क्या मुझे बदले में दोगे, ये ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र ये है कि अगर मैं तुम्हें 200 दूं तो क्या तुम मुझे 1 किलो आम दोगे, जिसका जवाब येस या नो में देना है दूसरे बंदे ने। तो ऑफ़र एक भरपूर चीज़ है जिसमें एक बंदे ने अपनी तरफ से सारी बात बता दी दूसरे को कि मैं ये चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ जी। बात समझ आ रही है? तो अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट समझ आया, प्रॉमिस समझ आया, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमने देखनी है। हमारे लॉ में कुछ जगह डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशंस की मजबूरी है कि वो हमें हुबहू याद करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो बातें हैं वो ऐसी हैं जो हम अपनी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर हमें समझ आ जाए। तो हम हमेशा क्लास में समझा सब करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये डेफिनेशन है जिसको आपने याद करना है, और याद करना आपका काम है लेकिन समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले समझना है, बाद में आपने याद करना है। थोड़ा सा देखते हैं किताब हमें क्या बता रही है। मैं फिर आपको जाते जाते बताऊंगा कि हमने किताब में से कौन सा सफ़ा पढ़ा। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? जो कि एनफोर्स हो सके, जिसको आप कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, यानी जिसको कानूनी तरीके से जिसको अप्लाई किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको कानूनी तरीके से आप अमली जामा पहना सकते हैं, एनफोर्स किया जा सकता है। आप अदालत जाके कह सकते हैं देखिए मेरा मुआहदा हुआ है, साइन हुए हुए हैं। अदालत फोर्स कर सकती है उस बंदे को कि अब तुम लाजमी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, और ना पूरा करो तो कम से कम जुर्माना दे दो जो तुमने इसका नुकसान किया है। डन? एग्रीमेंट, every promise and every set of promises forming the consideration for each other as an agreement। कोई भी promise या set of promise, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 2 promise है। A ने B से एक promise की है, वो क्या promise है? वो उसको 200 रुपये देगा अगर उसे आम मिले। तो जब B ने हाँ कह दिया तो टेक्निकली B की तरफ से भी तो एक प्रॉमिस हो गया। वो क्या प्रॉमिस है? मैं तुम्हें आम दूंगा अगर तुम मुझे
₹200 होता है। तो इसका मतलब है दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया है और दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई कंसिडरेशन चाहिए। तो एग्रीमेंट हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनता हो। डन। एक सब ऊपर जाते हैं। प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल ऑफर का दूसरा नाम है, ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एक्सेंट टू इट, सिग्निफाइज तस्दीक करना, कंफर्म करना। एसेंट का मतलब रजामंदी। लॉ में कई दफ़ा कुछ वर्ड्स आएंगे, हम साथ साथ उसका उर्दू तर्जुमा देख रहे होंगे। तो सिग्निफाइज का मतलब होता है जब एक बंदा कंफर्म कर देता है, यस कर देता है, ओके कर देता है। एसेंट कॉन्सेंट के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है? रजामंदी कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। जब जिस बंदे को ऑफर दी गई है वो ओके कर दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ये प्रपोजल ये ऑफर एक्सेप्टेड मानी जाती है। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो जो बंदा ऑफर दे रहा है वो ऑफरर कहलाएगा। जो ऑफर दे रहा है, ए ने ऑफर दी थी तो ए क्या कहलाएगा? ऑफरर। या ए को आप प्रोमिसर भी कह सकते हैं, प्रोपोजर भी कह सकते हैं। आपको पता है ये OR और डबल ई लगाने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है वो कहलाता है एम्प्लॉयर, सब्जेक्ट है। और जो एम्प्लॉयमेंट ले रहा होता है एम्प्लॉय। जो ट्रेनिंग दे रहा होता है ट्रेनर, और जिसको ट्रेनिंग मिल रही होती है ट्रेनी। तो इसी तरह से जो ऑफर दे रहा है ऑफरर, जो प्रपोजल दे रहा है प्रपोजर, जिसको ऑफर मिल रही है ऑफरी, या जिसको प्रपोज किया जा रहा है प्रपोजी। तो प्रपोजर प्रपोजी, ऑफरर ऑफरी। तो जो पहली दफ़ा बोला उसने ऑफर दी है, जिसने बाद में बात मान ली उसने एक्सेप्टेंस की है। जब हो गया तो अब दो प्रॉमिस बन गए। अब हम भूल जाएंगे कि ऑफर किसने दी थी, एक्सेप्टेंस किसने दी थी, अब प्रॉमिस से आगे की कहानी शुरू हो गई। तो ऐसे में हमने कहा कि जब पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जाता है वो अपनी एक्सेंट दे देता है, उस पर रजामंदी दे देता है, प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी कमर्शियल लेवल पे होता है? जी, अगेन क्योंकि देखिए ना हर चीज़ ऐड होती जा रही है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस लीगल बाइंडिंग है। तो एग्रीमेंट में छुपा हुआ जो वो कंसिडरेशन वाली चीज़ है वो भी इसमें शामिल है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में सब चीज़ें हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अगर मैं दरमियान से हटाऊँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस लीगल बाइंडिंग। क्योंकि हमने क्या किया था, दो को जोड़ के एक तीसरी चीज़ बनी थी, उसमें हमने एक और मसाला ऐड किया था। हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस को जोड़ा, हमने कहा लो भाई ये बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में हमने फिर ऐड कर दी कंसिडरेशन, वजह, तो वो बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ऐड कर दिया लीगल मामला, तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सब है, ऑफर भी आई होगी, एक्सेप्टेंस भी हुई होगी, कंसिडरेशन भी आई होगी और कानूनी कोई बाइंडिंग वगैरह भी। जी, कानूनी बाइंडिंग कैसे ऐड होती है? हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी भी वक्त आईकेएफ हमसे ये नहीं पूछेगा दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बताओ कितने रुपए का स्टाम्प पेपर साइन करें। आईकेएफ कभी भी नहीं पूछेगा बताओ कितने गवाह करें। बस वर्ड लीगल बाइंडिंग समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि या तो ये गवाह करेंगे या ये कोई लिखत पढ़त साइन शाइन करेंगे गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पे, या गवर्नमेंट के यहाँ इसको रजिस्टर करवा देंगे कि हाँ भाई हमारे दरमियान तय पाया, तो इससे लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है। बट आगे किसी भी जगह पे हमने ये नहीं सोचना कि लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है। हमें जब भी पेपर में सवाल दिया जाएगा ए ने बी को ये ऑफर दी, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि लीगल बाइंडिंग है या नहीं है, हम एज्यूम कर लेंगे कि लीगल बाइंडिंग होगी। डन। तो हमें प्रॉमिस समझ आया। सवाल यहाँ से कुछ सवाल था? जी सर, वही है क्लास करना। ठीक है। मैंने ये कहा कि आपने जाना है बल्कि यहाँ से जाना है कल मैंने। ठीक है। कल मैं तुम रहते हो बुक लेते हैं। ठीक है भाई वो बुक चाहिए। ठीक है। मुझे आगे कंसिडरेशन कोई नहीं मिली, उनके मैंने कहा कि दोस्त है जो ठीक है मैं ला दूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर ये क्या चीज़? ये खाली प्रॉमिस है बगैर कंसिडरेशन के। कंसिडरेशन दोनों तरफ से होगी तो फिर वो एग्रीमेंट बनेगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सोशल दोस्ती यारी, मैंने कहा ना सोशल समाजी सा ये आपका एक वादा है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद कर दी। ठीक है। लेकिन अगर ये आपसे कहते हैं कि कलमा चौक जाके बुक ले आओ और आप कहते हैं कि मेरे आने जाने पे 40 रुपये लगेंगे और 20 रुपये का मैंने जूस पीना है या 20 रुपये मैं इसके ऊपर इजाफी आपसे लेना चाहूँगा, तो अब ये कंसिडरेशन है। अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर रहे कि आपने दोस्त के लिए कुछ करना है, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने जूस पीना है। तो कंसिडरेशन ऐड हो गई तो ये प्रॉमिस से निकल के बन जाएगा एग्रीमेंट। तो बेसिकली प्रॉमिस है कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट है कमर्शियल प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज को कोई ना कोई कंसिडरेशन चाहिए एक दूसरे से। जी यहाँ तक ऑल क्लियर?
सबसे मुश्किल डेफिनेशन की तरफ आते हैं, प्रपोजल। अब आपके लिए इजी है, ऑफर या प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, जब एक बंदा दूसरे को कहता है मैं तैयार हूं 200 रुपए देने पे। आप कभी कभी कह सकते हैं मैं ये काम करने पे तैयार हूं, और कभी कभी आप कहेंगे मैं ये काम ना करने पे तैयार हूं। अभी उस तरफ भी आते हैं। विद अ व्यू, इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, उस दूसरे की रजामंदी हासिल करने के इरादे से। जब एक बंदे ने कहा मैं तैयार हूं तुम्हें ये चीज डिलीवर करने के लिए, और ये उसने किस इरादे से बोला है? ताकि दूसरे बंदे से वो उसकी रजामंदी हासिल कर सके। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ये कहा जाएगा कि इसने प्रपोजल। तो जब भी एक बंदा इस इरादे से दूसरे को एक पेशकश करे कि वो चाहता है कि दूसरा उसकी बात मान ले, तो ये पेशकश जो इस इरादे से की गई है क्या कहलाएगी? प्रपोजल। और पेशकश करने वाला क्या कहलाएगा? प्रपोजर या ऑफरर। और जिसको पेशकश की गई है वो क्या कहलाएगा? अब अगर वो सिग्निफाई कर दे तो ये उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, और अब इन दोनों के दरमियान बन जाएगा प्रॉमिस। और अगर इस प्रॉमिस में दोनों के पास कोई ना कोई वजह हुई, तो ये ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों के पास वजह होती है वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट में अगर कानूनी बंधन ऐड हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ लिखा है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। डू तो समझ आता है ये काम करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का क्या मतलब है? ये काम ना करना। कभी सुना है किसी को कोई काम ना करने के पैसे मिले? जैसे वजीर आजम, ट्रांसफर ना करना, ट्रांसफर ना करने के लिए पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट सर जैसे होता है कि ये एंट्री ना करो तो आपको पैसे मिलेंगे। कोई एंट्री ना करने के पैसे, केस ना लड़ने के पैसे, मुकदमा ना करने के पैसे। टीचर का क्या? टीचर को दूसरी जगह ना पढ़ाने का। ये भी बड़ा मजे का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगला सेशन शुरू होने वाला हो और उसके महीना पहले मैं अचानक से कहूँ मेरी जी तबीयत बड़ी नासाज सी रहती है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर ना ही पढ़ाऊँ आपके पास। तो इनको भी समझ आ जाएगी कि तबीयत क्यों नासाज रहती है। तो ये कहेंगे अच्छा तबीयत अगर नासाज है तो फिर इसका मतलब है कि आप फिर कहीं भी नहीं पढ़ाएंगे। मैं कहा हाँ, बीच में अगर किसी दिन तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो हो सकता है मैं शायद कहीं पढ़ाऊँ। तो कहेंगे नहीं, ये तो बात गलत है। तो वो कहेंगे चलें ठीक है, आपकी तबीयत नासाज है, आप नहीं पढ़ाना चाहते, हमें मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कहीं और पढ़ाया तो हमें दुख होगा। तो मैं कहूँगा यार देखो बात ये कि तबीयत जब सही होगी तो मुझे रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कॉलेज वाले कहें अच्छा चलें ठीक है, एक काम करते हैं, आप हमारे पास भी ना पढ़ाएं, आप कहीं और भी ना पढ़ाएं, और हम आपकी जितनी सैलरी उसकी आधी आपको इस फारिग टाइम में देते रहेंगे। आप अगले 6 महीने ना इधर पढ़ाएं क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, और ना कहीं और पढ़ाएं कि आपकी नीयत ख़राब है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कहें आप घर बैठे, हम आपको घर बैठने के पूरी नहीं आधी सैलरी देते रहते हैं, आप अपना काम भी चलाते रहें और आप रेस्ट पे भी रहें। ये क्यों किया उन्होंने? ये पैसे क्यों दिए घर बैठने के? क्योंकि देखिए ना, बच्चे पीछे से चले आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आए और अगले 3 पेपरों में उन्होंने एडमिशन लेने। उन्होंने साथ वालों से पूछा कि इधर, उन्होंने कहा यार वो आब्दी साहब हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें अगर किसी ने दूसरे को मिसगाइड किया, उन्होंने कहा जो आब्दी साहब हैं वो जो है ना वो कुछ गुजारा पढ़ा लेते हैं। अब बच्चा इस शौक में मैंने आब्दी साहब के पास जाना है, और आब्दी साहब अगले सेशन में किसी दूसरे कॉलेज चले जाएंगे, तो वो बच्चा अपने तीनों पेपर लेके शायद दूसरे कॉलेज चला जाए। तो अगर अच्छा आब्दी साहब अगर नहीं है तो आब्दी साहब को ढूंढेगा, और जब आब्दी साहब नहीं मिलेंगे तो वो उसी कॉलेज जहाँ पे वो पढ़ रहा है वो वाला सब्जेक्ट, क्योंकि आब्दी साहब अब दुनिया में कहीं पे भी नहीं पढ़ा रहे, तो फिर वो कहेगा चलो जब आब्दी साहब से नहीं पढ़ना तो फिर तो किसी से भी पढ़ लेते हैं। तो फिर वो इसी कॉलेज में दोबारा पढ़ लेंगे। तो जो कॉलेज को खतरा कि हमारा टीचर कहीं जाएगा तो ऐसा ना हो कि बहुत सारे उसके साथ चले जाएं, तो काम ना करने मिल सकते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड जिनको नाइट ड्यूटी दी जाती है, उनको उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ शामिल होती है, उन्हें क्या ना करने के पैसे मिलेंगे? ना सोने के पैसे मिलेंगे। उन्होंने सोना नहीं है तो उनको पैसे काम ना करने के मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टू डू और टू नॉट टू। तो ये काम करने या ना करने के लिए तैयार हूं और दूसरा उसकी बात मान जाए तो ये वाली बात जो है वो कहलाएगी ऑफर, और जब वो मान जाए तो कहलाएगी एक्सेप्टेंस, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रॉमिस। बात समझ आई? देखते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain, जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है अपनी विलिंग
होता है विलिंगनेस? मैं विलिंग हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ। जब एक बंदा दूसरे को अपनी चाहत का इजहार करता है, अगर ये वर्ड प्रपोजल होता, मैं ऑफर के बजाय अगर मैं प्रपोजल कहता तो आपको फौरन से चाहत समझ आ जाती। चलें, प्रपोजल, जब एक बंदा दूसरे को अपनी चाहत का इजहार करता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सारी जिंदगी का सफर तय करें, प्रपोजल, चाहत, ठीक है। तो जब एक बंदा प्रपोजल नहीं सुना कभी, ठीक है, तो मतलब मैंने पहले उसका लीगल मतलब बताया है, लेकिन आपके जहन में भी तो एक प्रपोजल का मतलब है ना। तो जब एक बंदा एक घुटना जमीन पर रख के दूसरे के सामने अपनी चाहत का एक इजहार करे और इस इरादे से करे कि दूसरा चपेट ना मारे, उसको जवाब में एक्सेप्ट करे, तो ये चीज़ प्रपोजल कहलाती है। तो अगर पेपर में कभी प्रपोजल या ऑफर भूल जाए ना, तो आपने वो सिनेरियो जहन में लेके आना है कि वो एक बंदा क्या कर रहा है, वो एक बंदा अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं, तो क्या तुम भी तैयार हो? और क्या यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती है? नहीं। दूसरे को उसने क्यों कहा है? क्योंकि उसने दूसरे की रजामंदी हासिल करनी है, दूसरे से कहना है कि क्या तुम्हें कबूल है, और अगर दूसरा उसे ओके करेगा तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई उसने इसके साथ प्रॉमिस कर लिया है कि इसके साथ ज़िंदगी बितानी है। बात समझ आई? तो सोशल लाइफ में भी वर्ड प्रपोजल का वही मतलब है। तो प्रपोजल का मतलब, ये ऑफर का मतलब है जब एक बंदा दूसरे को अपनी चाहत का इजहार करता है और वो कहता है मेरी ख्वाहिश ये है कि कुछ ऐसा हो, और दूसरा बंदा उसकी बात मान ले। जैसे ए ने अपनी चाहत का इजहार किया, ए ने कहा मेरा दिल करता है मैं तुम्हें 200 रुपये दूं और तुम मुझे 1 किलो आम दे दो, अगर तो तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर दो। अगर बी के लिए कमर्शियली सही होगी, बी को लग रहा होगा इसमें उसका भी फ़ायदा है, तो बी ओके कर देगा। तो जैसे ही भी ओके करेगा इन दोनों के दरमियान प्रॉमिस बन जाएगा। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, लीगल बाइंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे अल्फाज क्लियर हैं? तो बस फिर तो मसले खत्म हो गया। जी सर, जब उनका प्रॉमिस हो जाएगा तो शादी जब हो जाएगी तो वो जो बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? जी बिल्कुल। अब अगेन वही बात है कि अभी तो प्रॉमिस हुआ है ना। अब प्रॉमिस लीगल बाइंडिंग वाला कब होगा? जब हक महर तय होगा, जब गवाह होंगे। अभी तक वो सिर्फ प्रॉमिस है। तो इसका मतलब है कि अब प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट का भी समझ आ गया कि ये ज़बानी प्रॉमिस हुआ है। अब इसमें चूंकि दोनों के लिए कोई वजह, कंसिडरेशन, कमर्शियल वजह नहीं है, तो अगर इस प्रॉमिस से कोई भाग जाए तो आप अदालत ले जाके नहीं कह सकते जी इसने वादा किया था और अब इसने किसी और से वादा कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल वजह नहीं थी कोई इस तरह से। हाँ, अगर वो एडवांस ले ले कि ठीक है मैंने 10,000 फड़ाओ, मैं वादा कर दिया, तो फिर वो जो 10,000 उसने पकड़ लिया है, अब वो बेसिकली कंसिडरेशन बन गई है, अब वो प्रॉमिस से अगले लेवल पे आ गया है, एग्रीमेंट बन गया है। लेकिन ये एक समाजी वादा था, एक ने दूसरे का समाजी वादा किया, तो वो अदालत जाके कहे इसने कानून तोड़ा है। अदालत कहेगी कानून नहीं, तुम्हारा दिल तोड़ा है, ठीक है। तो इस टाइम पे तुम कानून के पास मत आओ, किसी दिल के डॉक्टर के पास जाओ, कोई गज़लें शज़लें सुनो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तो सोशल धोखा और कॉन्ट्रेक्चुअल धोखा में फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्ट करके जो धोखा देगा, आप देखें ना, शादी के बाद अगर वो कहे कि जी मैंने नहीं साथ रहना या हमने साथ नहीं चलना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो उसमें फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंपनसेशन रखी होगी। जो हक महर है ये क्या है? दैट इज़ अ कंपनसेशन। कि हक महर में हम कहते हैं कि ठीक है जी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो फिर ये बंदा इसको इतने पैसे देने का पाबंद होगा। तो वो अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से पेनल्टी डिसाइड है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो इसमें ये पेनल्टी पड़ेगी। ऑल्दो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में और बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तिजारती कवानीन को डील कर रहा है, तो यहाँ हम ज़्यादातर तिजारत को सोचा करेंगे। कभी कभी किताब एक आध दफ़ा शादी की एग्जाम्पल बीच में ले आएगी तो हम देख लेंगे, अदरवाइज़ हमारी अजम्पशन हमेशा होगी कि हम तिजारती कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तिजारती वो जिसमें एक बंदा या गुड्स या सर्विसेज दे रहा है और दूसरा बंदा उसके बदले पैसे दे रहा है। ऑल क्लियर? किताब की अंग्रेजी। एग्रीमेंट भी तोड़ सकती है, जिस तरह आपने कहा। जी बिल्कुल, एग्रीमेंट भी तोड़ सकती है। अगर उसमें कानूनी बंधन ऐड नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि देखो कितना गलत किया। प्रपोजल तोड़ने पे इतना दुख नहीं होगा, एग्रीमेंट तोड़ने पे थोड़ा ज़्यादा दुख होगा। लेकिन अभी भी चूँकि कानूनी वो ऐड नहीं हुआ तो उसको अदालत में ले जाना आसान नहीं है। मतलब आप उसको अदालत इतने आराम से नहीं ले जा सकते। अदालत तब लेके जाएंगे जब आपके पास कोई कानूनी सिस्टम होगा। हाँ, अगर आप उससे कहें कि वादा करो और उसके बाद ये दोनों लिखत पढ़त में वादा करें, साइन करें, गवाह मौजूद हों और इसको जाके किसी जगह रजिस्टर करा दें, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब ये जो तोड़ेगा उसको कंपनसेशन, अदालत, जुर्माना पे करना पड़ेगा।
डन जी। सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर दोनों पार्टीज को सेम पेनल्टीज पड़ती हैं? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे देखा ये जाता है कि तोड़ा किसने दूसरे का नुकसान किया। जिसने नुकसान किया होता है फिर उसको पेनल्टी पड़ती है। सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी तो होते हैं जिसमें डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमने तोड़ा तो कोई पेनल्टी नहीं देंगे, आपने तोड़ा तो आपको। जी बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये तय कर लें पहले से ही। हम एक चैप्टर 9 पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि या तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने पे देखते हैं असल नुकसान कितना हुआ है, या फिर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्या आपने पहले से कोई अमाउंट एक दूसरे के लिए तय की थी, तो जो आपने पहले से तय की हुई होगी फिर आप उसको फॉलो कर लेंगे। बट अगेन असल में आज हमारा वेरी फर्स्ट डे है कॉन्ट्रैक्ट टेक का, तो पहले दिन ही आपके जहन में बहुत सारे वकीलों वाले आइडियाज़ आ रहे हैं। इनमें से हर चीज़, वर्ड ऑफर और एक्सेप्टेंस समझने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना है हमने। कंसिडरेशन, लीगल बाइंडिंग, ये चीज़ें, ये लीगैलिटी, ये समझने के लिए हम एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो जुर्माने क्या होते हैं, इसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है, इस पर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी बात पे तो हमने चैप्टर पढ़ना है। तो आज तो पहला दिन है जिसमें हमने समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो खूबसूरत कि आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रही है और आपके अंदर से एक छोटा सा वकील नमूदार होना शुरू हो गया और आप आहिस्ता आहिस्ता कानूनी तरीके से सोचना शुरू हो गए कि हाँ यूँ हो सकता है, यूँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जी कुछ कह रहे थे? चले ठीक है जी, भाई ने कुछ कहा और फिर खुद ही सेंसर कर दिया। प्रपोजल या ऑफर समझ आया? अब इसी चीज को थोड़ा सा इक्वेशंस में आपने देख लिए मैं पहले से ही, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी यानी लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट। Parties to an agreement must be bound to perform their promise in case of default by either of them. The party can go to court for its enforceability. Legal obligation का मतलब क्या है कि ये इतना भारी मुआहदा है कि जो भी एक इस मुआहदे को तोड़ेगा अदालत जाके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप अदालत जाके कह सकते हैं कि जी मुझे इस बंदे से ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से परफॉर्म करवा दें, या आप कहेंगे इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मेरा इतने हज़ार का नुकसान हो गया, इससे कहें मुझे ये इतने हज़ार अदा करें। भाई इसने 200 रुपये के आम तय किए थे और एन उस दिन मुकर गया, मैं नहीं देता आम। जब ए ने मार्केट में खरीदने की कोशिश की तो 250 रुपये का आम था, और ये तो ए है बेचारा सस्ता शरीफ मासूम आदमी, ये तो एग्जाम्पल दी है, हो सकता है इसने 1000 किलो आम खरीदने हो। मार्केट में तो इसी तरह की ट्रांजैक्शंस होती है ना कि इतने 1000 किलो ये चीज़, इतने 100 किलो ये चीज़। तो अगर पर किलो आम 50 रुपये महंगा हो गया और 1000 किलो आम थे तो कितने का नुकसान हो गया? 50,000 का। तो एक इस बेचारे का क्या कसूर है कि उसके वादे पे भरोसा किया और एन उस दिन वो मुकर गया। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे अदालत ले जाके ये कह सकता है कि इस बंदे की वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है, मुझे इससे 50,000 दिलवाए जाए। तो फिर अदालत उस बंदे को बाउंड करेगी और वो बंदा फिर इसको 50,000 रुपये देने का पाबंद होगा। डन। तो ये हमें चीज़ें समझ आई। प्रॉमिस एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों हो सकते हैं। एक्सप्रेस आपने सुना होगा, कहा जाता है फलाना बंदा बहुत एक्सप्रेसिव है, फलाना बंदा अपने जज्बात एक्सप्रेस कर देता है। कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या चीज़ होती है? अपने ही अंदर खोया रहता है, खुद ही बहुत समझदार लाइक फाइक होता है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आता। तकरीर करने जाएगा तो शर्मा जाएगा, जबकि दूसरा बंदा होगा आता कुछ नहीं होगा लेकिन तकरीरें बहुत करता होगा। तो पता नहीं आप लोग कहीं को गलत मतलब ना ले लें, ठीक है? मतलब काफ़ी लोग मुल्क में अच्छी तकरीरें करते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल जो आपके जहन में आई है। तो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है जो सामने आके वाज़ेह तरीके से, ए ने बी से कहा कि हाँ भाई 200 रुपये मैं तुम्हें दूंगा, तुम 1 किलो आम दोगे, बी ने कहा हाँ वाकई ही ऐसा होगा, तो ये एक्सप्रेस है। ए के पास आके बस रुकी, वो बस ऐसी है जो कि मेट्रो बस है और वो एक रूट पे चल रही है और उसका फिक्स कराया फ़र्ज़ करें 20 रुपये। ए के पास आके मेट्रो बस रुकी, ए बेसिकली उसके स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो इत्तफाकन नहीं रुकी, वो एक इरादे से आगे बस रुकी है। जब बस आके रुकी है तो बस के अंदर से किसी ने इसको कुछ नहीं बोल के कहा, ये बस के अंदर चला गया, बस का दरवाज़ा बंद हुआ और बस चल पड़ी। और फिर इसको अंदर बस में मौजूद एक शख्स ने कहा किराया दो। मेट्रो में ऐसा नहीं होता वैसे, लेकिन एक बंदे ने से कहा किराया, तो इसने कहा कादा किराया, क्या तुम लोगों ने कुछ ऑफ़र दी थी, क्या कुछ बोला था, क्या कुछ लिखा था? तो उन्होंने कहा ये जो गाड़ी आपके पास आके रुकी है, हमारे इस एक्शन का मतलब था कि हमने आपको एक ऑफ़र कराई थी कि ये बस जा रही है, आना है तो बताओ।
और ये जो आप चलते चलते बस के अंदर आए थे, ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ये एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट या बोल के होगा या लिख के होगा या एक्शन से नजर आएगा कि एक बस का आपके पास आके रुकना इज इम्प्लाइड ऑफर, आपका बस के अंदर चले जाना इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बात समझ आई? तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बोल के हो लिख के हो, जो बोल के होगा या लिख के होगा वो एक्सप्रेस कहलाएगा, और जो एक्शन से नज़र आ रहा होगा, जो आप समझ सकते होंगे सर्कमस्टांसेस से, वो कहलाएगा इम्प्लाइड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, या ओरल है या रिटन। और इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, अदर देन वर्ड्स हो, एक्शन से हो, तो फिर वो कहलाएगा इम्प्लाइड, दैट इज फ्रॉम एक्शंस। आपकी अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस आपके एक्शन से जाहिर हो रही है तो ये फिर कहलाएगी आपकी इम्प्लाइड। आगे मौजूद कुछ लोगों को साथ साथ गर्मी लग रही है और आपका ये हक है, आप इंतजामिया से कह क्यों नहीं रहे कि एसी नहीं चल रहा? मेरे ख्याल में एक एसी बंद है, ये नहीं चल रहा, शायद वो वाले दोनों चल रहे हैं, या चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी 46-47 चल रही थी। अब तो आज खैर सुना मौसम अच्छा है बाहर, मैं अंदर आने के बाद से दोबारा बाहर नहीं गया, लेकिन एक बच्चे ने कहा था मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, कल से अच्छा मौसम है। हाँ, तो फिर इंतजामिया को हल्की सी आवाज़ लगा के उन्हें कह दें कि एसी चला दें। आप मतलब आपने कंसिडरेशन पे की है तो आप अपनी कंसिडरेशन पूरी लें, आपने अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ने के पैसे दिए हैं, ठीक है। तो अगर क्लास में से कोई बंदा इंतज़ामिया को कह सके, ठीक है जी, हमारे भाई ने इंतज़ामिया को कह दिया, लेकिन आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा लिया करें। अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, आप तो अदालत ले जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी मुझे मेरे राइट्स पूरे नहीं मिले, ठीक है। अब तो मैं आपको जिस तरह से इमरान खान एजुकेट कर रहा है कौम को, मैं अपनी कौम को एजुकेट करूँगा। आपके पास हक है, लीगल बाइंडिंग है, साइन हुए हैं इनकी, आपने फीस दी है, साइन हुए हैं, वो कागज, वो जो इनका फॉर्म है वो एग्रीमेंट ही तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है आपका। इनके साइन है, आपके साइन है, ठप्पे लगे हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, तो आपका राइट है जी। ऐसा हो सकता है कि वो कहें हमने सिर्फ पढ़ाने के पैसे लिए थे, ये तो हमने इजाफी सहूलत के तौर पे एसी चलाया था, तो इजाफी सहूलत हम आपको कम दे ज़्यादा दे हमारी मर्जी। तो जाहिर है मतलब उन्होंने भी पढ़ा हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन कम से कम आप अपने हक के लिए आवाज़ तो उठाएं, खामोश कौमों की तरह मर तो नहीं जाना, आवाज़ लगानी है। हाँ, फिर ये है कि ये खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली इमदाद जो मिल रही है वो भी बंद हो जाए, ठीक है जी। तो आप सैंक्शंस ख़त्म होने से जो है ना, सैंक्शंस लगने से डर रहे हैं जी। बातें समझ आ रही हैं? मज़ेदार बातें, आसान बातें, बहुत तकलीफ दे बात तो नहीं है, पहला दिन है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता आपको, मासूम सा एक छोटा सा क्यूट सा सफ़ा। अगर आप किताब दिखाएं तो मैं आपको बता दूं, क्यूट सा तो है। आपने सिर्फ पेज नंबर 9, सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 9 पढ़ के आना है, पेज 9 जो कि एक सफ़े पे है। अब आप जब इसे पढ़ेंगे तो ये वही बातें जो सामने चल रही थी, तो आप जल्दी फारिग हो जाएंगे। फिर 1 घंटा गुजारने के लिए क्या करेंगे? अपने उस नीट एंड क्लीन रजिस्टर पे जो आपने बनाया हुआ है, आप इस सारे को लिख लेंगे। 1 घंटा ज़्यादा है और इसका पढ़ना और लिखना कम टाइम की एक्टिविटी है। 70 में से अगर एक सफ़ा लिख लेंगे तो सिर्फ 69 पेजेस रह जाएंगे, अगले दिन 68 रह जाएंगे, अगले दिन 67। तो किसी भी बड़ी मुश्किल को हल करने का आसान तरीका है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाए। आप डेली थोड़ा थोड़ा सा करते रहें, आपको कभी भी नहीं फील होगा कि मैं एक भारी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो साथ साथ नहीं पढ़ रहा होगा वो हमेशा वजन कैरी करता जा रहा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कल आप पढ़ के आएंगे। कल पहले मैं इसका रिकैप, हर दिन का हमारा पैटर्न पता है क्या होगा, मैं अगले दिन आऊँगा और मैं आप लोगों से रिकैप लिया करूँगा। मैं कहूँगा हाँ भाई उसमें क्या बात थी, उसमें क्या बात थी। जब रिकैप हो जाएगा फिर मैं पिछले दिन जिस के सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन है, मैं आपसे वो पूछूंगा, चाहे आधा घंटा लग जाए सारे प्रोसेस में जी। आप घर जाके इसको हूबहू अपने पास लिख लें, ये ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। इससे ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो फिर मतलब जो है ना, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है। आईकेएप की किताब में अगर आप देखेंगे तो बीच में एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, कहीं लंबे चौड़े जुमले आ जाते हैं, तो ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको सामने रखें, एज इट इज़ अपने पास लिख लें। तो तकरीबन मेरा एक सफ़ा लिखने में अपने रजिस्टर पे आधा घंटा लगता है, ये मैंने एक तरफ अंदाज़ा लगाया हुआ है।
तो कोशिश करें, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी दिन हम अगर पढ़ें तो वो 2 सफ़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा, हम किसी भी दिन इससे ज़्यादा ना पढ़ें। चाहे ये पोस्टल क्लास है, चाहे ये लेट शुरू हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न से साथ साथ पढ़ते पढ़ते जा रहे होंगे। गैर महसूस तरीके से सिलेबस ख़त्म होता रहेगा। शर्त सिर्फ एक है, आपने डेली का काम डेली करना है। आप डेली का काम करते आएंगे, किसी दिन नहीं फील होगा कि आपके ऊपर वजन है। डन। तो इंशाअल्लाह ताला कल इसी जगह पे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।